ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों और शक्तियों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद और उसके अधिकार और शक्तियां अधिकांश रूपों में परंपरा पर आधारित हैं, परंपरा जनित हैं, लेकिन 2001 में प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित कर उन शक्तियों को बहुत हद तक परिभाषित करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, उसकी अध्यक्षता करता है और उसके अध्यक्ष के रूप में उसको स्वयं अपने मंत्रिमंडल को गठित करने, उसका विस्तार करने, उसका पुनर्गठन करने, विभागों का बंटवारा करने मंत्रियों के मध्य और जरूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल का अंत करने का भी उसे अधिकार है। तो मंत्रिमंडल जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, उसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जिसमें मंत्रिमंडल उसको पूरा सहयोग प्रदान करता है। आम चुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में ही ये तय होता है कि देश की आंतरिक और विदेश नीति कैसी होगी। नीति एक मार्गदर्शन प्रदान करती है विधायिका को भी और प्रशासन को भी कि देश को किस दिशा की ओर ले जाना है। तो ये दिशा तय की जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा और उस मंत्रिमंडल में चूंकि प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके निर्णय अंतिम होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में भी प्रधानमंत्री कारगर तरीके से निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है और केवल नीति का निर्धारण ही नहीं करता बल्कि उसके क्रियान्वयन पर भी उसके द्वारा जोर दिया जाता है। आप जानते हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका की विशेष रूप से जिम्मेदारी समझी जाती है और चूंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, प्रधान है, इसलिए उसका महत्वपूर्ण दायित्व नीतियों के समुचित तरीके से, प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन का भी है। ये देखना उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी संसदीय कानून निर्मित किए जा रहे हैं, नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है या जो कानून पारंपरिक रूप में सामान्य कानूनों के रूप में चले आ रहे हैं, उनका देश में प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। इसके साथ साथ बजट का निर्माण और उसका क्रियान्वयन भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है। बिना वित्त के, बिना आर्थिक संसाधनों के नीतियां केवल कागजी घोड़े बनकर रह जाती हैं। उनको अमल में लाने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। ये वित्तीय संसाधन बजट के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, कर की उगाही की जाती है, राजकोष का निर्माण किया जाता है और धन का वितरण और पुनर्वितरण किया जाता है शासकीय कार्यों में बजट के माध्यम से। ये बजट बनाने में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है। हालांकि वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वित्त मंत्री कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो भी प्रधानमंत्री की से का महत्व होता है। बजट को कैसे बनाया जाना है, इस विषय में प्रधानमंत्री के द्वारा दिशा निर्देशन प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री को
संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते समय। ये बजट संसद में पेश किया जाता है और संसद से पारित होने के बाद जब सरकार को सरकारी खजाने से धन खर्च करने की अनुमति मिल जाती है, तो फिर उस बजट का क्रियान्वयन देखना भी प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी कि बजट में जो धनराशि विभिन्न मदों के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिनको संसद ने स्वीकृति प्रदान की है, उन मदों के अनुसार ही धन खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर पूरा विजिलेंस बनाए रखना, पूरी निगरानी बनाए रखना और इसके लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न संस्थानों की नियुक्ति करना, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। जैसे भारत में आप देखते हैं कि बजट जब लागू हो जाता है, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कार्यालय होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वो जांच करता है इस बात की कि संसद ने बजट में जो धनराशि स्वीकृति की थी, क्या उसी धनराशि के दायरे में रहते हुए प्रक्रिया का उचित तरीके से पालन करते हुए धन खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। इस बात की समीक्षा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यालय में की जाती है। तो इस कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही सलाह देता है वैधानिक कार्यपालक को। भारत जैसे देश में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री साम्राज्ञी को इस विषय में सलाह देता है कि जो धन खर्च किया जा रहा है विभिन्न विभागों के द्वारा शासकीय कार्यों को संपन्न करने में, सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने में, कानूनों को क्रियान्वित करने में, वो धन बजट द्वारा निर्धारित दायरे के अनुसार हो और बजट में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार। इस विषय में प्रधानमंत्री पूरी निगरानी रखता है, न केवल बजट बनाने में बल्कि बजट को उचित तरीके से क्रियान्वित किए जाने में। इसके साथ साथ चूंकि शासन कार्य को संपन्न करने में बहुत सारे अधिकारियों की, कार्मिकों की आवश्यकता होती है, लिहाजा महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं कार्यपालिका के द्वारा, सम्राट के द्वारा, उसकी सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को अपने कार्यों में सहयोग करने के लिए एक पृथक कार्यालय स्थापित करने और पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। इस कार्यालय को क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। इस कार्यालय में कौन लोग होंगे, कौन इसका मुखिया होगा, किन पदों पर किसकी नियुक्ति होगी, इस बात पर निर्णय करने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। इसके साथ साथ ये जो 2001 में संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के अधिकारों से संबंधित कानून पास किया गया, उस कानून में ये निर्धारित किया गया कि सम्राट को जो विशेष अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों के प्रयोग के विषय में प्रधानमंत्री उसे सलाह दे सकता है कि अब समय आ गया है जब सम्राट को या साम्राज्ञी को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यानी सम्राट की तरफ से प्रधानमंत्री के द्वारा उन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। कौन से अधिकार? जिनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है, इस कानून की अनुसूची 1 में किया गया है। तो इन अधिकारों के प्रयोग की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा सम्राट को दी जा सकती है और व्यवहार में प्रधानमंत्री इन अधिकारों का प्रयोग खुद करता है। तो अनुसूची 1 में कौन से अधिकार दिए गए हैं जो सम्राट के विशेष अधिकार हैं और जिनका प्रयोग करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है सम्राट को। इन अधिकारों में पहला अधिकार है सपरिषद आदेश जारी करने का अधिकार।
आप देख चुके हैं कि सम्राट को ऐसे समय में जबकि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा सपरिषद आदेश जारी किया जाता है। वैसे ही जैसे भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ब्रिटेन में सम्राट या साम्राज्ञी के द्वारा सपरिषद आदेश, जिसको ऑर्डर्स इन काउंसिल कहते हैं, वो जारी किया जाता है। तो इस आदेश को जारी करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा साम्राज्ञी को दी जाती है, जिस आदेश का महत्व संसद द्वारा पास किए गए कानून के समान ही होता है। इसके अलावा युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी साम्राज्ञी के पास है, लेकिन साम्राज्ञी इस अधिकार का प्रयोग तभी कर सकती है जब प्रधानमंत्री उसे इस बात की सलाह दे। यानी युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी व्यवहारतः प्रधानमंत्री के हाथों में ही सुरक्षित है। उसे जब जरूरत महसूस होती है कि ब्रिटेन को की तरफ से किसी देश के विरुद्ध या कुछ देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की आवश्यकता है, तो वो ऐसा करने की सलाह साम्राज्ञी को दे सकता है। या किन्हीं युद्धों में सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग किया जाना है या नहीं किया जाना है, कहाँ जल सेना का प्रयोग किया जाना है, कहाँ नभ सेना का, कहाँ थल सेना का, इन बातों का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, संसद द्वारा पारित इस कानून के अनुसार, जो 2001 में संसद के द्वारा पारित किया गया। सेना को अगर कोई आदेश जारी करना है तो इस आदेश को जारी करने की सलाह भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है साम्राज्ञी को। इसके साथ साथ कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सेना में भर्ती के लिए लोगों का आह्वान करना पड़ता है, नागरिकों का, आम नागरिकों का आह्वान करना पड़ता है अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए, या सेना में अगर कार्मिकों की संख्या किसी वजह से कम हो रही है तो सेना में भर्ती होने के लिए उनका आह्वान किया जाता है हर देश में, और ये आह्वान सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। आप आजकल भारत में भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर अगले 2-3 सालों के लिए कोई भी नागरिक सेना में स्वैच्छिक सेवा दे सकता है ना? 2-3 साल के बाद चाहे तो वो क्विट कर सकता है, हट सकता है, लेकिन ऐसी नीति अभी बनाई गई है भारत जैसे देश में कि स्वेच्छा से सैन्य सेवा में शामिल हो सकता है कोई नागरिक। देश की परिस्थितियों को, सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा आह्वान किया जाता है। तो ब्रिटेन में भी ऐसा आह्वान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आह्वान करने की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है ब्रिटिश सम्राट को। इसके साथ साथ विदेशों के साथ जो संधियां और समझौते किए जाने हैं, उन समझौतों पर हस्ताक्षर यद्यपि सम्राट के द्वारा किया जाता है, साम्राज्ञी के द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो इन संधि समझौतों के माध्यम से प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण तो करता ही है, विदेश नीति को क्रियान्वित करने का कार्य भी करता है। इसके साथ साथ वो अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों में भी देश का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष है। वो देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, आज स्वतंत्र हैं, लेकिन उन स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्यों ने अपने आप को एक समूह में संगठित किया है। वो समूह राष्ट्रमंडल समूह के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रमंडल समूह में जो भी देश शामिल हैं, वो आज भी ब्रिटिश सम्राट को, साम्राज्ञी को औपचारिक रूप में अपना मुख्य शासक मानते हैं, शासन का अध्यक्ष मानते हैं। तो इन राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध बनाए रखना, इनके साथ विचार विमर्श करना
और जहां तक हो सके इनके हितों को सुरक्षित बनाना ये ब्रिटिश शासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री के द्वारा बखूबी निभाया जाता है। उसके द्वारा राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन बुलाया जाता है और उस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से वो अनुसूची 1 में जो वैदेशिक संबंधों के संचालन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपी गई है कि वो संधियों और समझौतों के विषय में सलाह दे सकता है ब्रिटिश सम्राट को, उसको व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने का कार्य प्रधानमंत्री का ही है। ऐसा कई बार देखने को मिला, जैसे 1929 में जब प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करके ब्रिटेन और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना में अपना योगदान दिया। चैम्बरलैन जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने जर्मनी के हिटलर से बातचीत करके म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर कराए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को क्रियान्वित करवाने में, उनको संपन्न कराने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। इस कानून के अनुसार इस पर वैधानिक मुहर लगा दी गई है संसद के द्वारा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और क्या कार्य करता है और कौन से अधिकार उसे प्राप्त हैं। ये कहा जाता है कि कानून सम्मत ढंग से कार्य करना, व्यवहार करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। उसके अधिकारों के साथ साथ उसके दायित्व भी जुड़े हुए हैं, उसके कार्य भी जुड़े हुए हैं। बेशक उसे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं शासन के विषय में, शासन संचालन के विषय में, लेकिन उसके अधिकार उसे इस बात की छूट प्रदान नहीं करते कि वो विद्यमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य संपन्न करे। आप जानते हैं ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, इसलिए प्रधानमंत्री का भी ये दायित्व है कि वो शासकीय कार्यों को संपन्न करते समय जो भी मौजूदा कानून है, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्मित किए गए हों या अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर के रूप में हो, उनका पालन करना प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी। वो शासन का प्रधान, शासन का अध्यक्ष होने के नाते उन कानूनों के पालन से बच नहीं सकता, या जैसा कि ब्रिटिश सम्राट को उन्मुक्ति प्राप्त है कि वो कानूनों से ऊपर है, वैसी कोई उन्मुक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं है। यानी 1998 में जो मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किए गए, आपने देखा कि कैसे ब्रिटेन 70s के दशक में यूरोपियन संघ का सदस्य बना। तो उन सारी संधियों और समझौतों के तहत जो भी शर्तें निर्धारित की गई या ब्रिटेन का जो भी दायित्व निर्धारित किया गया, उन दायित्वों का पालन सुनिश्चित कराना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उसका जो आचरण सार्वजनिक जीवन में है वो आचरण न्यायपूर्ण हो। किसी को उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री का ये कार्य न्याय संगत नहीं है, या उसके किसी डिसीजन से, उसके किसी निर्णय से किसी वर्ग विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार, उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, उसके साथ अन्याय हो रहा हो, ऐसा कोई आचरण प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। उसके कार्य निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के साथ पक्षपात उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, न अपने दल के सदस्यों के प्रति, न समाज के किसी वर्ग के सदस्य के प्रति किसी तरह का कोई पक्षपातपूर्ण आचरण उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उसका आचरण कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण होना चाहिए,
न्यायपूर्ण होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, यानी मनमाने ढंग से आचरण उसके द्वारा स्वीकार्य नहीं है। उसे ब्रिटेन के सामान्य कानूनों और संसदीय कानूनों का भी पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो जनप्रतिनिधियों की संस्था यानी संसद, विशेष रूप से कॉमन सभा के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। क्योंकि वो शासन का प्रधान है, वास्तविक अर्थों में शासन का प्रमुख है, शासन की कार्यपालिका शक्ति उसके द्वारा ही अपनी मंत्रिमंडल के साथ प्रयोग में लाई जाती है। सम्राट या साम्राज्ञी तो केवल सैद्धांतिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, औपचारिक प्रधान। तो जब वो कार्य करता है शासन के संबंध में, जो भी निर्णय लेता है, विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को उसे संसद के सामने ले जाना चाहिए और संसद जिस भी तरीके से उन पर प्रश्न उठाए या उन पर चर्चा आयोजित करे, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो संसद को संतुष्ट करे अपने और अपने मंत्रिमंडल के कार्यों के विषय में। संसद की जो भी शंका है उसका समाधान अंततः प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना चाहिए। संसद शासन संबंधी किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकती है, शासन के कार्यों की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति कर सकती है, प्रश्नकाल के दौरान कोई भी प्रश्न पूछ सकती है या खुली चर्चा का आयोजन उसके द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं भारत में भी कि संसद में जब बहस चल रही होती है, जब प्रश्नकाल चल रहा होता है, उस समय संबंधित विभाग का मंत्री उन प्रश्नों के जवाब देता है। लेकिन अगर सांसद मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अंत में प्रधानमंत्री के द्वारा वक्तव्य दिया जाता है सांसदों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि शासन का प्रधान होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो संसद के प्रति अपनी और अपनी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे। जो भी जवाब चाहती है संसद उसको संतोषजनक ढंग से उपलब्ध कराए, लिखित या मौखिक प्रश्नों के रूप में या अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होने के नाते शासन पर अपना पूरा नियंत्रण भी रखता है, क्योंकि जहां भी सत्ता होती है वहां पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। शासन संबंधी विभिन्न कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाते हैं और विभिन्न विभागों में न केवल मंत्रीगण होते हैं बल्कि लोक प्रशासक भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, जो एक बार सेवा में घुस जाने के बाद रिटायरमेंट की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसे नौकरशाही के सदस्यों, लोक सेवा के सदस्यों को नियंत्रित करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है, क्योंकि अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो हो सकता है कि उनके द्वारा सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाए। तो नियंत्रण कैसे स्थापित करता है प्रधानमंत्री शासन के ऊपर? एक तो वो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, दूसरे विभिन्न विभागों में उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य करती है। आप जानते हैं कि जैसे जितने भी कार्य हैं वो विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाते हैं। शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यातायात विभाग के द्वारा। तो जितने भी शासन के कार्य हैं जो जनता के हित के लिए किए जाते हैं, सरकार उन्हें विभागों में बांटकर करती है।
लेकिन विभागों में बटे होने के बावजूद सरकार का जो सामान्य उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, लोक कल्याण की साधना, जनहित की साधना। तो कहीं कोई विभाग मनमाना रुख ना अपना ले, किसी और दिशा को न पकड़ ले, इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठकों के माध्यम से या वैसे भी आदेश और निर्देश जारी करके विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है, ताकि उनका जो मतभेद है आपस का, अगर किसी तरह के संघर्ष की स्थिति उनके बीच उत्पन्न हो रही है तो उस संघर्ष को समायोजित किया जा सके, दूर किया जा सके, समन्वय स्थापित किया जा सके, विभिन्न विभागों को एक इकाई के रूप में शासकीय लक्ष्यों की तरफ उन्मुख किया जा सके। तो नाना तरीकों से प्रधानमंत्री के द्वारा शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया जाता है। नियुक्तियों से लेकर आदेश और निर्देश जारी करने तक का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। वो राजकोष का प्रथम लॉर्ड है। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या डेजिग्नेशन है? कोष का प्रथम लॉर्ड। ये उसके पद का वैधानिक नाम है। तो कोष के प्रथम लॉर्ड के रूप में राजकोष का संरक्षण करना भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राजकोष का जो संस्थापक मंडल है उसका वो अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष होने के कारण वो राजकोष के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी इन पदों पर नियुक्ति प्रदान करते समय प्रधानमंत्री की सहमति लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो राजकोष के संस्थापक मंडल का अध्यक्ष है। तो इस तरीके से वित्तीय मामलों में भी समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हुए एक नियंत्रणकारी भूमिका प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। वो कॉमन सभा का भी नेतृत्व करता है, बावजूद इसके कि वो शासन का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रमुख है। कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से कॉमन सभा के द्वारा इसमें निर्णायक भूमिका निभाई जाती है। लेकिन इस कॉमन सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री इस कॉमन सभा से ही निकल कर आता है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है जिसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी जिसके दल को कॉमन सभा में आम चुनावों के बाद सबसे ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त होती हैं, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है सम्राट के द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री संसद से निकलकर आता है, कॉमन सभा का नेता होता है, वो कॉमन सभा का उसके कार्यों में नेतृत्व भी प्रदान करता है। कॉमन सभा का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना, क्योंकि वो एक विधायी संस्था है। लेकिन इस कानून बनाने के कार्य में नेतृत्व प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। कैसे नेतृत्व किया जाता है कि एक तो संसद की बैठक कब बुलाई जाएगी, इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। अपने निर्णय से साम्राज्ञी को अवगत कराता है और साम्राज्ञी उसकी सलाह पर संसद का अधिवेशन बुलाती है। जब अधिवेशन शुरू हो जाता है तो उस अधिवेशन में कौन से विधेयक रखे जाएंगे, कौन से विधेयकों को कानून का रूप देना है, इस बात का निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में ही हो जाता है। और ज्यादातर संसद में कानून के जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो सरकार के द्वारा यानी मंत्रिमंडल के द्वारा रखे जाते हैं। और जब कानून पर बहस चल रही होती है उस समय प्रधानमंत्री के दल के सदस्य जो संसद में कॉमन सभा में मौजूद होते हैं, उनके लिए दल का सचेतक
निर्देश जारी करता है कि उन्हें इस कानून के, इस प्रस्ताव के फेवर में, पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है। कानून को पारित होने के लिए संसद में बहुमत की जरूरत होती है और ये बहुमत हमेशा प्रधानमंत्री के दल के पास होता है। लिहाजा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी इच्छानुसार संसद से कानून पारित भी करवा लेते हैं। चर्चा बेशक संसद में होती है, लेकिन कानून का निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार होता। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी वो भंग की जा सकती है प्रधानमंत्री की सलाह पर साम्राज्ञी के द्वारा। और इस संबंध में प्रधानमंत्री जो सलाह देता है उसे साम्राज्ञी अस्वीकार नहीं कर सकती। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को न केवल कार्यपालिका के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है, बल्कि विधायी क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उसी के द्वारा कॉमन सभा का कानून निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जाता है। और उसकी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति से भी इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अमेरिकी विधायिका यानी कांग्रेस का नेतृत्व कर सके, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके कानून बनाने के क्षेत्र। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के जो तीनों अंग होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिकीय अधिकारों को प्रयोग में लाने में तो स्वतंत्र और सर्वोच्च है, लेकिन विधायी मामलों में वो वैसे अधिकार नहीं रखता जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रखता है। और इसकी वजह दोनों देशों के लोकतंत्र के प्रकार में भिन्नता का होना है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है जहां विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है जहां शासन के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधायी अधिकारों का प्रयोग करने के साथ साथ प्रधानमंत्री की भूमिका और किस रूप में है? इस रूप में कि वो मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। यद्यपि सम्राट को वास्तविक अर्थों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ब्रिटिश राजनीति में उसकी भूमिका अब भी है, उसका प्रभाव अब भी है। वो शासन कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है, अपनी सलाह दे सकता है अपने अनुभव के आधार पर, राष्ट्रहित में, जनता के हित में। अब भी ये जरूरी है ब्रिटेन में परंपरा अनुसार कि प्रधानमंत्री शासन संबंधी कार्यों से सम्राट को अवगत कराए और इसके लिए वो हर मंगलवार की शाम को सम्राट से मिलता भी है। यानी शासन संबंधी कार्यों की सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं सम्राट से संपर्क स्थापित करता है। कोई मंत्री अलग से सीधे सम्राट से संपर्क तभी स्थापित कर सकता है जब प्रधानमंत्री इसकी अनुमति प्रदान करे। यानी मंत्रिमंडल की बैठकों में शासन संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सम्राट को उन निर्णयों से अवगत कराने का कार्य, उसकी सूचना देने का कार्य प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। 19वीं शताब्दी तक ऐसा था
कि मंत्रीगण बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के ही सम्राट से मिल सकते थे, शासन संबंधी कार्यों के विषय में सलाह मशविरा कर सकते थे, उसे कोई सूचना दे सकते थे। लेकिन अब ये परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई भी मंत्री सम्राट से सीधे संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन सी? कि वो मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है, यानी सम्राट की सलाह से मंत्रिमंडल को अवगत कराता है और मंत्रिमंडल के निर्णयों से सम्राट को सूचित करता है। व्यवहार में इस कार्य का अपना अलग महत्व है, हालांकि देखने में ये कार्य साधारण सा प्रतीत होता है। राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, ये आप देख चुके हैं। लास्टली, प्रधानमंत्री की जो भूमिका है ब्रिटिश राजनीति में, वो राष्ट्र का नेतृत्व करने में समाप्त होती है। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा न केवल मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जाता है, न केवल कॉमन सभा का नेतृत्व किया जाता है, बल्कि समूचे देश का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, वो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। लेकिन आम जनता आम चुनाव में किसको देखकर वोट देती है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। उसी पार्टी के लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर संसद में, कॉमन सभा में पहुंचाती है, ताकि जिस नेतृत्व को उसने पसंद किया है वो नेतृत्व प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वाह कर सके, परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार। यानी राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे 1945 का जो इलेक्शन हुआ था, वो अनुदार दल के द्वारा चर्चिल के नाम पर लड़ा गया था कि चर्चिल प्रधानमंत्री होंगे, चर्चिल उनके नेता होंगे। और दल ने इसके लिए नारा दिया था कि उसको युद्ध का काम पूरा करने दो। कौन सा युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, और आप जानते होंगे कि 39 में ये युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध में ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई लड़ी थी, यानी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अगेंस्ट में ये युद्ध लड़ा गया था दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के द्वारा। ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था, लिहाजा उसने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, स्वयं मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हुआ, उसको लीडरशिप प्रदान की। लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद जो पुनर्निर्माण का कार्य होना था, क्योंकि इस युद्ध में